हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो लास्ट लेक्चर्स में हमने सर्कुलर मोशन को कंप्लीट किया था। तो आज के इस हम लेक्चर में वर्क एनर्जी थ्योरम स्टार्ट करेंगे, राइट। तो बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हुए अभी ये कंटिन्यू चलेगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को लेक्चर समझ में आ रहा है और जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ वो जेई और नीट एग्जामिनेशन के लिए सफिशिएंट है। इसको आप रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस कीजिए, आपको एग्जाम में डेफिनेटली हेल्प मिलेगा, राइट। तो आज हम स्टार्ट करते हैं वर्क पावर एनर्जी, राइट। ये हमारा न्यू टॉपिक होगा, न्यू चैप्टर। ये क्या हो गया आपका, वर्क पावर एंड एनर्जी, राइट। तो वर्क क्या होता है जो हम देखेंगे यहाँ पे, टेक्निकली जो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं उस वर्क में, और जो फिजिक्स डेफिनेशन देता है वर्क का, उसमें क्या डिफरेंस है, राइट। तो जैसे हम सपोज जस्ट फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि एक पर्सन है, क्या करके रखा हुआ है, पर्सन है जो एक बकेट को या किसी ब्लॉक को एम केजी का, एम मान लीजिए 50 केजी का ब्लॉक है, इसको वो अपने हेड पे रखे हुए हैं, जस्ट होल्ड करके रखा है, राइट। अब मैं ये बोलूं, ये पर्सन कोई काम कर रहा है क्या। जैसे 50 केजी का ब्लॉक को इसने अपने सिर पे रखा हुआ है, अपने हेड पे रखा है, तो हम क्या बोलते हैं डे टू डे लाइफ में, जैसे जो जनरल परसेप्शन है कि हाँ ये पर्सन वर्क कर रहा है। अब इस चीज को मैं अगर जस्ट 50 केजी के ब्लॉक को हमको होल्ड करके रखना है, तो इस काम को मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, एक रस्सी लूंगा और इसको जस्ट इसे अटैच करके इसको फिक्स कर देंगे, यस और नो। तो इस पर्सन का जो काम है, जो जस्ट 50 केजी के ब्लॉक को होल्ड करके रखा था, जस्ट हमने इस एक स्ट्रिंग से अटैच कर दिया और उसको होल्ड कर दिया, किसी सीलिंग से फिक्स कर दिया, राइट। अब दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक पुली है, एक पुली से हमने एक मास को अटैच करके रखा इधर, और इसके दूसरे एंड से एक पर्सन ने इसको पकड़ के रखा है, इसको होल्ड करके रखा है। तो जो जनरल परसेप्शन है कि ये पर्सन वर्क कर रहा है क्या, ये जो ब्लॉक है ये फिक्स है, इसको होल्ड करके रखा है इसने, तो हम क्या बोलते हैं कि ये पर्सन काम कर रहा है, ये पर्सन काम कर रहा है। बट इसी काम को मैं इस दूसरे तरीके से भी कर सकता हूँ। क्या करूंगा, अरेंजमेंट सेम रहेगा, ये मास है, मान लीजिए ये 100 केजी का है, और दूसरे एंड ऑफ स्ट्रिंग को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एक कील लगा दिया, यहाँ पे फिक्स कर दिया, क्लैंप कर दिया। तो इस मास को मैं इस तरीके से भी होल्ड कर सकता हूं, इस मास को मैं इस तरीके से भी होल्ड कर सकता हूं। तो फिजिक्स के लैंग्वेज में ये दोनों जो पर्सन है, पर्सन ए और पर्सन बी, ये कोई काम नहीं कर रहा है, क्योंकि सेम काम को हम किसी अल्टरनेट तरीके से भी कर सकते हैं, जिसमें कुछ एनर्जी देने की जरूरत नहीं है। तो फिजिक्स के लैंग्वेज में वर्क का डेफिनेशन क्या है, वर्क का डेफिनेशन क्या है, वर्क को कैसे डिफाइन करते हैं। वर्क डब्ल्यू एक फिजिकल क्वांटिटी है जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, साथ साथ ये दोनों के बीच के एंगल का जो कॉस कंपोनेंट है, जो कॉस है उस पर डिपेंड करता है। तो ये वर्क के लिए हमने क्या बोला, वर्क डब्ल्यू डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन फोर्स, डिस्प्लेसमेंट and cos of angle between, angle between force and displacement। फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है उसका जो कॉस कंपोनेंट है, उसके बीच का एंगल का जो हम कॉस लेते हैं उस पर डिपेंड करता है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, राइट।
अब इसको मैं सिंगल लैंग्वेज में लिखूं तो हमारा फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है और कॉस है। इसको हम सिंपल लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं, जैसे हमने वेक्टर में पढ़ा है, एक सिंगल टर्म में लिखना हो तो वेक्टर में हमने क्या पढ़ा है, डॉट प्रोडक्ट। अगर दो वेक्टर्स हो ए एंड बी तो ए डॉट बी करते थे तो कितना आता था, ए बी कॉस ऑफ थीटा। तो वर्क को भी हम ऐसे ही डिफाइन करते हैं। वर्क कैसे डिफाइन करते हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, वर्क इज इक्वल टू फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस ऑफ थीटा। जैसे मान लीजिए फोर्स किसी ब्लॉक पे इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट कहीं इधर हो रहा है, ये दोनों के बीच का एंगल है। डिस्प्लेसमेंट कहीं इधर हो रहा है तो दोनों के बीच का एंगल है, तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट और दोनों के बीच का एंगल का क्या लेना है आपको, कॉस। तो ये क्या देगा आपको, वर्क, राइट। तो टेक्निकली जो फिजिक्स के लैंग्वेज में वर्क का डेफिनेशन है, दैट इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। और सिंपल लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, वर्क इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, राइट। ये क्या हो गया, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है। ओके। अब यहाँ पे वर्क की यूनिट हम क्या डिफाइन करते हैं, यूनिट ऑफ वर्क, यूनिट ऑफ वर्क। तो वर्क किससे किससे मिलकर बना है, वर्क इज मेड ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे फोर्स का यूनिट क्या हो गया, मीटर, सॉरी न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, राइट। तो ऐसा यूनिट की अगर बात करेंगे हम वर्क का, तो ये तो होता है आपका जूल, राइट, जिसको हम सीएस से डिनोट करते हैं। और सीजीएस यूनिट क्या होती है, अर्ग। ये जूल क्या है, अर्ग क्या है, वो हम देखेंगे। सीजीएस यूनिट क्या है, अर्ग, राइट। अब जूल को कैसे डिफाइन करते हैं हम, एक जूल मतलब जूल होता क्या है। तो जूल एक्चुअली एक साइंटिस्ट का नाम है। जिसको डिफाइन कैसे करते हैं, जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे 1 न्यूटन का फोर्स लगता है, 1 न्यूटन का फोर्स लगता है, और इस फोर्स के वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हो वो 1 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना हो 1 मीटर, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री। तो ये जो फोर्स वर्क करेगा उसी को हम 1 जूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1 जूल। तो 1 जूल को कैसे डिफाइन करेंगे, वर्क डन बाई 1 न्यूटन फोर्स, work done by 1 Newton force if displacement due to this force, due to this force is 1 meter, this displacement should be along the direction of force। इसी फोर्स ये जो वर्क मिलेगा मुझे 1 न्यूटन 1 मीटर, और बोला फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 0 है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो cos 0, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो ये जो वर्क मिला इसी को हम बोलेंगे 1 जूल। तो 1 जूल मतलब वर्क डन बाय 1 न्यूटन फोर्स इफ डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू दिस फोर्स इज 1 मीटर, राइट। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 जूल, 1 न्यूटन को हम क्या लिखते हैं, फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट दैट इज मीटर। तो केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, तो 1 केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं, 1 न्यूटन। तो क्या लिखेंगे आप, 1 केजी मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर इज कॉल्ड 1 जूल। ओके। अब हम देखते हैं आर्क का डेफिनेशन क्या होता है, 1 आर्क। तो 1 आर्क में सेम है, जैसे हमने यहाँ पे 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर हुआ। तो 1 आर्क में क्या है, फोर्स के यूनिट को हम सीजीएस में ले लेंगे। तो सीजीएस यूनिट क्या होता है, डायन, और डिस्प्लेसमेंट का सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर। तो जब 1 डायन का फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगे
और इसके वजह से डिस्प्लेसमेंट जो है 1 सेंटीमीटर हो, इसके वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हो कितना 1 सेंटीमीटर, तो हम बोलेंगे कि इस फोर्स ने जो काम किया, जो वर्क किया, वो 1 अर्ग के बराबर है, राइट। तो वर्क डन बाई 1 डायन फोर्स, 1 डायन फोर्स इफ displacement, if displacement due to this force is 1 सेंटीमीटर, ये डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए 1 सेंटीमीटर के बराबर, राइट। तो वर्क क्या हो जाएगा आपका, फोर्स दैट इज 1 डायन, डिस्प्लेसमेंट दैट इज 1 सेंटीमीटर, इसी को हम क्या बोलेंगे 1 अर्ग। इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं 1 डायन में, मतलब इसको आप न्यूटन, मतलब कहने का मतलब जूल और अर्ग में आप रिलेशन निकाल सकते हैं यहाँ से। कैसे, जैसे 1 जूल को हमने क्या लिखा 1 न्यूटन मीटर, तो 1 न्यूटन में कितने डायन 10⁵, ये हो गया आपका डायन। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 10⁷ डायन सेंटीमीटर, डायन सेंटीमीटर, दैट इज 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग। ये रिलेशन ध्यान रखिए आप, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग, राइट। ये तो यूनिट हो गए किसके, वर्क के, जूल और अर्ग। अब वर्क जो है डिफरेंट केसेस में कैसे निकालते हैं, राइट। हाउ टू फाइंड वर्क, हाउ टू फाइंड वर्क इन डिफरेंट केसेस। डिफरेंट केसेस यहाँ लेने का मतलब है कि जब एंगल वगैरह सब अलग अलग हो तब कैसे लेंगे। तो जैसे मैं बोला एक फोर्स है जो किसी ब्लॉक पे लग रहा है, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है। मान लीजिए छोटा सा डिस्प्लेसमेंट मैं डीएस ले रहा हूँ, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डीएस, ये कितना वर्क करेगा, अगर मैंने स्मॉल वर्क लिया डी डब्ल्यू, तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के एंगल का कॉस, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के एंगल का कॉस। तो क्या लिखेंगे आप, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है यहाँ पे सेम है, तो एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री। तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस ऑफ 0, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1। तो यहाँ पे जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 0 हो और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम हो, तो इस केस में जो मुझे वर्क मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा, राइट। इस केस में मुझे जो वर्क मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा। तो मैक्सिमम कब मिलता है वर्क, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम हो। अब मैं बोलूं मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मूविंग है, इस डायरेक्शन में कुछ स्पीड से जा रहा है वो ऑलरेडी, अब हमने इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया। पार्टिकल का इनिशियली स्पीड है तो क्या करेगा, कुछ टाइम तक ये चलेगा। मान लीजिए हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डीएस की बात करें, तो कितना वर्क करेगा ये फोर्स, तो फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, और दोनों के बीच का एंगल का कॉस। तो फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 180 डिग्री। तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस ऑफ 180 डिग्री, कॉस 180 की वैल्यू कितना होता है -1। तो ये हो गया फोर्स इंटू ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डीएस, तो स्मॉल वर्क डन। ये क्या है निगेटिव आ रहा है, मतलब क्या करेगा इसकी एनर्जी को लॉस करेगा, मतलब एनर्जी को एक टाइप से कम करेगा, टोटल एनर्जी को। तो इस केस में जो वर्क डन है वो मिनिमम है, क्योंकि कॉस का हमने क्या लिया मिनिमम वैल्यू, मिनिमम कॉस की वैल्यू कितना होती है -1। तो इस केस में जो वर्क है वो आपका आ गया एफ इंटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डीएस। इन ऑल अदर केसेस जो वर्क डन होगा वो किसके बराबर, एफ डिस्प्लेसमेंट और दोनों के बीच का एंगल का कॉस का थीटा। मान लीजिए फोर्स लग रहा है एफ और डिस्प्लेसमेंट छोटा ले लिया मैंने डीएस, तो दोनों के बीच का एंगल जो भी है इस
उसका हमने क्या ले लिया, कॉस, राइट। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट इज फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट इज फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी। डिपेंडेंट क्वांटिटी ये कैसे? तो मान लीजिए कोई ट्रेन है, कुछ स्पीड से इधर जा रहा है, कुछ स्पीड से इधर जा रहा है। अब मैं बोलूं कि एक जो ऑब्जर्वर इसी फ्रेम में है, एक ऑब्जेक्ट का मोशन स्टडी कर रहा है। ट्रेन ऑलरेडी कुछ स्पीड से चल रहा है, ऑब्जर्वर कहाँ है? अभी ट्रेन के फ्रेम में ही। तो इस केस में अगर इसका डिस्प्लेसमेंट इस पर्सन वन के लिए हो रहा है एस नॉट, तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर वन। तो सपोज ये एस नॉट चला, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर वन। ये ट्रेन में जो ऑब्जर्वर है वो देख रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, एस नॉट। बट यही ऑब्जर्वर अगर ग्राउंड के फ्रेम में चला जाए और ये इसी ट्रेन को देखे जो ट्रेन ऑलरेडी भी से चल रहा है, ऑब्जेक्ट भी इसमें अंदर चल रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट तो एस नॉट ट्रेन के रिस्पेक्ट में है और साथ साथ ट्रेन भी कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट करेगा। ट्रेन भी कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट करेगा। तो मैं पूछूं, ये बताइए इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट इस पर्सन के लिए कितना है? तो ऑब्वियसली ट्रेन का डिस्प्लेसमेंट भी आप इसमें ऐड करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू, मान लीजिए फ्रेम टू है, तो कितना हो जाएगा, एस प्लस एस नॉट। तो ट्रेन में बैठा हुआ आदमी और ग्राउंड में बैठा हुआ आदमी एक ही चीज को ऑब्जर्व कर रहा है। एक के लिए डिस्प्लेसमेंट एस नॉट है, दूसरे के लिए डिस्प्लेसमेंट एस प्लस एस नॉट है। तो हम बोल सकते हैं कि जो फ्रेम है, सॉरी, जो डिस्प्लेसमेंट है वो फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी है, राइट। जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा, फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी। अब फोर्स, जो इनर्शियल फोर्स है वो चेंज नहीं होता। नॉन इनर्शियल फोर्स की अगर हम बात नहीं करें, तो जो इनर्शियल फ्रेम में आप किसी भी फ्रेम में चले जाए, ऐसा नहीं कि हम ट्रेन के फ्रेम में चले जाएंगे तो एनजी की वैल्यू और नॉर्मल की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इनर्शियल जो फ्रेम है वो चेंजेज नहीं होंगे, बट डिस्प्लेसमेंट चेंज होने के वजह से वर्क भी फ्रेम पे डिपेंड करेगा, क्योंकि अलग अलग फ्रेम के लिए हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू अलग अलग है। तो हम बोल सकते हैं क्या, वर्क इज फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी? यस, ऑब्वियसली हम बोल सकते हैं। सो वर्क इज फ्रेम डिपेंडेंट, वर्क इज फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी, राइट। मतलब वर्क जो है फ्रेम पे डिपेंड करेगा। तो क्या देखा हमने, वर्क जो है डिफरेंट केसेस में कितनी आएंगी, वर्क की यूनिट कितनी होती है, और कैसे हम निकालेंगे इसको। एक प्रॉब्लम लेते हैं इसी पे, जो वर्क को थोड़ा हमको समझने में हेल्प करेगा। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, मोशन कर रहा है एक्स वाई प्लेन में। ये एक्स वाई प्लेन है आपका, इसमें मोशन कर रहा है ये। अब बोला कि इस पे जो फोर्स लग रहा है वो आपका दे रखा है 2i+3j, 2i+3j। और पार्टिकल जो है किसी पॉइंट ए, सपोज ये ए है 2, 3, 5 से किसी पॉइंट बी 6, 9, 2 पे जाता है। 6, 9, 2 पे जाता है, मान लीजिए -2 पे जा रहा है। 6, 9, -2 पे जा रहा है, तो बताना है इस फोर्स ने कितना काम किया, इस फोर्स ने कितना काम किया। तो पार्टिकल किधर से किया गया, ए से बी। फोर्स कितना दिया है, 2i+3j। तो बताना है फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स। ठीक है, कैसे निकालेंगे आप, कैसे निकालेंगे आप? तो डी डब्ल्यू निकालना है मुझे। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो दे रखा है पार्टिकल पोजीशन ए से किधर जा रहा है, पोजीशन बी। तो हमको सबसे पहले ए बी वेक्टर निकालना पड़ेगा। वो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या हुआ, ए टू बी।
कैसे निकालते हैं जब कोऑर्डिनेट्स के टर्म में डिस्प्लेसमेंट दिया हो तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी मतलब फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट ए। तब ए और बी को आपको वेक्टर के फॉर्म में लिखना है, ए और बी को आपको वेक्टर के फॉर्म में लिखना है। तो बी का जो पोजीशन है वो 6 9 माइनस 2 है, तो आई जे के टर्म में आप कैसे लिखेंगे, 6i प्लस 9j माइनस 2k, 6i प्लस 9j माइनस 2k। ये तो पोजीशन हो गया बी का, माइनस ऑफ पोजीशन ऑफ ए। ये पोजीशन वेक्टर वगैरह के लिए आपको वेक्टर का नॉलेज होना चाहिए बेसिक, तो मैं एज्यूम कर रहा हूं आपको वेक्टर का बेसिक नॉलेज है। तो 2i प्लस 3j प्लस 5k। अब क्या है, आई को एक साथ रख दीजिए, जे को एक साथ रख दीजिए और के को एक साथ रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 6 माइनस 2 दैट इज 4i, 9 माइनस 3 दैट इज 6j और 2 माइनस 5 दैट इज 7k। ओके, तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ए बी। पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है वो दे रखा है कितना, 2i प्लस 3j, तो बताना है कि कितना वर्क हुआ। तो वर्क कैसे निकालते हैं, फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट लेकर, तो फोर्स कितना दिया है आपका 2i प्लस 3j, तो दिस इज 2i प्लस 3j डॉट ए बी कितना निकाला हमने, 6i प्लस 4i प्लस 6j माइनस 7k, 4i प्लस 6j माइनस 7k, राइट। अब डॉट प्रोडक्ट में क्या है, दो आई और जे के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। आई के बीच का एंगल 0 डिग्री। तो आई के साथ आएगा बट बाकी के साथ वो 0 हो जाएगा। आई डॉट जे कीजिए तो ये 0 और आई डॉट के कीजिए तो 0। तो सेम के साथ आएगा और बाकी के साथ वो 0 हो जाएगा। सिमिलरली जे भी सेम के साथ आएगा, बाकी के साथ 0 हो जाएगा। मतलब 2 into 4 आई वाला लिख दिया और 3 into 6 जे वाला लिख दिया। के का कोई फोर्स का कंपोनेंट है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, 0। क्या मिल जाएगा आपको, 6 प्लस 18 दैट इज 24 जूल। तो इस केस में जो फोर्स दे रखा है ये कितना काम करेगा, 24 जूल। ये पॉजिटिव वर्क है, क्या है, पॉजिटिव वर्क है, राइट। और एक और क्वेश्चन इस पे हम लेते हैं। हम जैसे मान लीजिए एक ब्लॉक है जिसका मास 5 केजी है, जिसका मास 5 केजी है, इसको 2 मीटर हम स्लोली ले जा रहे हैं या फास्ट ले जाइए, उससे कोई मतलब नहीं है। इसको 2 मीटर हम वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाते हैं। कोई फोर्स लगाया और इसको हमने डिस्प्लेस कर दिया अपवर्ड डायरेक्शन में। तो बताना है mg ने कितना वर्क किया, mg ने कितना वर्क किया। if moves the particle upward, moves the block upward, moves the block upward, find work done by mg, that is gravitational force। तो जब पार्टिकल ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है और इसके वजह से डिस्प्लेसमेंट हमको दिया, कितना ऊपर ले जा रहे हैं, इफ डिस्प्लेसमेंट is 2 मीटर, इफ डिस्प्लेसमेंट इज 2 मीटर, इस फोर्स एफ के वजह से डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, 2 मीटर। तो बताना है mg कितना वर्क किया। तो जब पार्टिकल ऊपर जा रहा है, मास दे रखा है आपको पार्टिकल का 5 केजी, तो mg का फोर्स किधर लग रहा है, डाउनवर्ड, mg 5g। डिस्प्लेसमेंट किधर हो गया, ऊपर। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया ऊपर, कितना दिया है, 2 मीटर, 2 मीटर ही दिया है ना, 2 मीटर। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो ये वर्क डन बाय पूछा जाए mg तो कितना लिखेंगे आप, तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट और दोनों के बीच का एंगल, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। डिस्प्लेसमेंट इधर है, फोर्स इधर है, तो एंगल कितना, 180 डिग्री। तो 5 जी का वैल्यू 10 ले लेते हैं, 2 और cos 180 डिग्री कितना होता है, -1। तो दिस इज -100 जूल। ओके, तो जब किसी ऑब्जेक्ट को हम अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाते हैं
मान लीजिए एम ऑब्जेक्ट है, इसको हमने ऊपर की ओर एच डिस्प्लेसमेंट दिया वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, तो पूछा जाए वर्क डन बाय एम जी कितना, क्या लिखेंगे आप, एम जी एच, एम जी एच, राइट। एम जी का वर्क डन आ गया। अब इसी केस, इसी प्रॉब्लम ये दे देते, मान लीजिए किसी फोर्स के वजह से ये जो पार्ट ऑब्जेक्ट है नीचे जा रहा है एच, तो वर्क डन बाय एम जी इस केस में कितना, तो इस केस में एमजी का जो वर्क है वो, अब फोर्स भी नीचे लग रहा है और मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए एच नीचे ही है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा यहाँ पे, 0 डिग्री। तो फोर्स हो गया, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गए, और दोनों के बीच का एंगल का कॉस, तो कॉस 0 कितना आ जाएगा, एम जी एच। तो ध्यान क्या रखना है, जब ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड मोशन कराएंगे तो ग्रेविटी का वर्क पॉजिटिव आएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, और जब अपवर्ड मोशन कराएंगे तो ग्रेविटी का वर्क निगेटिव आएगा। इसको आपको नोट कर लेना है, राइट। आई होप ये बेसिक आपको समझ में आया, वर्क क्या होता है, वर्क कैसे निकालते हैं डिफरेंट केसेस में। एक छोटा सा प्रॉब्लम आपको देते हैं, आप इसको स्क्रीन को पॉज करके ये आपको आंसर बताना है, ओके। मैं आंसर जस्ट इसका आंसर बता दूंगा, आपको ट्राई करना है। मान लीजिए एक ब्लॉक है जिसका मास दे रखा है कितना, इसका मास मैं ले लेता हूं 1 kg, इसका मास मैं ले लेता हूं, कितना ले ले, मान लीजिए 2 kg है, ये कितना है 2 kg। इसको स्ट्रिंग वगैरह जो मासलेस है, तो 2 ब्लॉक्स हमने लिया 1 kg एंड 2 kg, स्ट्रिंग जो मासलेस है, फ्रिक्शनलेस पुली है, तो बताना है वर्क डन बाई, क्या निकालना है, वर्क डन बाई टेंशन ऑन ब्लॉक 1 kg and work done by gravity on 2 kg. If system is released from rest, find work done by tension on 1 kg and gravity on 2 kg in 2 सेकेंड, राइट। तो 2 सेकेंड में कितना काम होगा आपको बताना है। तो इसका आंसर मैं नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बट इसको आपको ट्राई करना है। क्या करना है, न्यूटन लॉ मोशन वगैरह यूज कीजिए, इसका 1 kg का एफबीटी बनाइए, 2 kg का एफबीटी बनाइए, फिर टेंशन वगैरह निकाल लीजिए, टेंशन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन देखिए, फिर आप आंसर इसको कर सकते हैं। तो इसके डिस्क्रिप्शन में मैं आंसर दे दूंगा, बट आपको ट्राई करना है ये, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम वेरिएबल फोर्सेस का वर्क डन देखने वाले हैं, राइट। तो अगर ये लेक्चर आपको समझ में आ रहा है तो आप कुछ भी कीजिए, अब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, राइट, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लाइक करने की कोशिश कीजिए, लाइक, यही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।